हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सेक्शन 330 सीआरपीसी सेक्शन 294 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक नहीं होना। तो जहां अभियोजन या अभियुक्त के द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज फाइल किया जाता है और ऐसे दस्तावेजों की जो विशिष्टियां हैं एक सूची में सम्मिलित कर ली जाएगी और अभियोजन या अभियुक्त के द्वारा तथा अभियोजन या अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा ऐसे दस्तावेज की पूर्ति होने के शीघ्र पश्चात किसी भी दशा में और 30 दिन के पश्चात ऐसे दस्तावेज का असली होना स्वीकार करने या इनकार करने की अपेक्षा की जाएगी। तो कोई भी दस्तावेज जो अभियोजन पक्ष या अभियुक्त पक्ष के द्वारा पेश किया गया है, ऐसे सभी दस्तावेज का स्वीकृत होना या ऐसे दस्तावेज से इनकार करने के लिए टाइम दिया गया है 30 दिन की अवधि तक। ऐसे दस्तावेज के पेश किए जाने के 30 दिन की अवधि तक अभियुक्त या अभियोजन ऐसे दस्तावेज पर स्वीकृति दे सकता है या इनकार कर सकता है। 30 दिन के पश्चात ऐसा नहीं किया जाएगा। और ये जो 30 दिन का टाइम लिमिटेशन है, ये सीआरपीसी में नहीं था, बीएनएसएस में नया जोड़ा गया है। इसका प्रोवाइजो बता दिया कि परंतु न्यायालय ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं ऐसे समय सीमा को रिलैक्स भी दे सकता है, शिथिल कर सकेगा। इसका नेक्स्ट प्रोवाइजो है, परंतु यह है कि किसी विशेषज्ञ को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट है उस पर संबंधित पक्षकार ने विवाद नहीं किया है। अगर किसी पक्षकार ने विवाद किया है तभी किसी विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा, अन्यथा नहीं बुलाया जाएगा। और ये जो सेक्शन 294 और सीआरपीसी बीएनएसएस सेक्शन 330 है, ये दस्तावेजों की फेहरिस्त सूची के नाम से जानी जाती है। और ये दस्तावेजों की जो सूची है ये ऐसे प्रारूप में होगी जो राज्य सरकार बताएगी। नेक्स्ट इसका क्लोज थर्ड कह रहा है कि जहाँ की ऐसा कोई दस्तावेज का असली होना विवादग्रस्त ही नहीं है, तो ऐसे और उस व्यक्ति के द्वारा जिसने कि ऐसे दस्तावेज दिए हैं उसके द्वारा उसका हस्ताक्षरित होना तात्पर्य है हस्ताक्षर के सबूत के बिना इस संहिता के अधीन जांच कार्यवाही, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर पढ़ा जाएगा। कोई दस्तावेज विवादग्रस्त नहीं है तो उसे जांच, विचारण, अन्य कार्यवाही में लिया जा सकेगा। परंतु न्यायालय स्वविवेकानुसार ये अपेक्षा कर सकता है कि हस्ताक्षर साबित कर दिए जाए। न्यायालय सुओ मोटो इस चीज़ को स्वविवेकानुसार इस चीज़ को बता सकता है कि ऐसे हस्ताक्षर जो हैं वो साबित किए जाने चाहिए। न्यायालय का डिस्क्रिशन है ये। आगे आ गया सेक्शन 295 सीआरपीसी बीएनएसएस 331 लोक सेवकों के आचरण के बारे में शपथ पत्र। तो जहाँ किसी न्यायालय में इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण, अन्य कार्यवाही के दौरान कोई आवेदन किया जाता है और उसमें किसी लोक सेवक के बारे में कोई अभिकथन किए जाते हैं, तब आवेदक आवेदन में अभिकथित तथ्यों का शपथ पत्र के द्वारा साक्ष्य दे सकता है। और यदि न्यायालय ठीक समझे तो आदेश दे सकता है कि वे तथ्यों से इस संबंधित साक्ष्य इस प्रकार दिए जाएं। तो लोक सेवकों के जो आचरण है उनके बारे में शपथ पत्र के द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है। हेडिंग बेस सेक्शन है ये। और ऐसे तथ्यों से संबंधित साक्ष्य न्यायालय अगर चाहे तो ऐसे तथ्यों से संबंधित साक्ष्य दिया जा सकता है। आगे सेक्शन 332 296 सीआरपीसी शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। इसका क्लोज फर्स्ट कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य जो औपचारिक है शपथ पत्र के द्वारा दिया जा सकता है और सब न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण, अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर पढ़ा जा सकेगा। शपथ पत्र पर साक्ष्य दिया जा सकता है और इसे साक्ष्य के तौर पर पढ़ा जा सकता है। यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह किसी व्यक्ति को समन कर सकता है कि उसके शपथ पत्र में अंतर्निहित तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है, किंतु अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसा करेगा। न्यायालय अगर चाहे तो अभियोजन या अभियुक्त के द्वारा किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को समन किया जा सकता है कि शपथ पत्र पर उसने जो तथ्य कहे हैं उसके बारे में उसकी परीक्षा करे। और ऐसी परीक्षा कब की जाएगी? जबकि अभियुक्त या अभियोजन ने इस निमित्त आवेदन किया है। और ऐसा क्यों किया जाता है? मामले के शीघ्र निपटारे के लिए। सेक्शन 333 सीआरपीसी 297 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। प्राधिकारी जिसके समक्ष शपथ पत्र पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। तो इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग में लाए गए शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा निम्नलिखित के समक्ष किया जाएगा। ऐसे अधिकारी जिनके शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा, अगर कोई न्यायाधीश या न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष
शपथ पत्र पर शपथ ग्रहण किया जाएगा। नेक्स्ट क्लोज है, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के द्वारा नियुक्त कोई शपथ आयुक्त या नोटेरी अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई नोटेरी। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन जाते हैं तो कोई न्यायाधीश या न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश या उच्च न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त कोई शपथ आयुक्त या नोटेरी अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त कोई नोटेरी। क्लोज 2 है, इसका शपथ पत्र ऐसे तथ्य तक जिन्हें अभिसाक्षी स्वयं अपनी जानकारी से साबित करने में समर्थ है, ऐसे तथ्यों तक जिसके सत्य होने का विश्वास करने के लिए उसके पास उचित आधार है, सीमित होंगे। उसमें उनका कथन अलग अलग होगा तथा विश्वास के आधारों की दशा में अभिसाक्षी ऐसे विश्वास के आधारों का स्पष्ट कथन करेगा। तो शपथ पत्र जो है ऐसे तथ्य तक जिसे कि अभिसाक्षी अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर साबित कर रहे हैं, या ऐसे तथ्य जिनके सत्य होने के विश्वास करने का उसके पास उचित आधार है, इन तथ्यों तक ही सीमित होंगे और इनका अलग अलग कथन किया जाएगा और विश्वास के आधारों की दशा में विश्वास के आधारों का स्पष्ट रूप से कथन किया जाएगा। थर्ड है, न्यायालय शपथ पत्र में किसी कलंकात्मक या विसंगत बात के काटे जाने या संशोधित किए जाने का आदेश दे सकता है। शपथ पत्र में अगर कोई स्कैंडलस या इररिलेवेंट मैटर दिया गया है एफिडेविट में, तो न्यायालय उसको स्ट्रक करने का या अमेंड करने का आदेश दे सकता है। आगे है सेक्शन 334 CRPC 298, पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे भी। तो पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कोई संहिता के अधीन जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में किसी अन्य ऐसे ढंग के अतिरिक्त जो तत्समय प्रवर्त किसी विधि में उपबंधित है। पूर्व दोष सिद्धि दोष मुक्ति को जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई में सबसे पहले क्रम में बता दिया, ऐसे उद्धरण के द्वारा जिसका उस न्यायालय के जिसमें दोष सिद्धि या दोष मुक्ति हुई है अभिलेखों को अभिरक्षा में रखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा प्रमाणित उस दंडादेश या आदेश की प्रतिलिपि के द्वारा साबित किया जा सकता है। तो ऐसे उद्धरण के द्वारा, एक्सट्रैक्ट सर्टिफिकेट के द्वारा, जिसमें न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया गया है, उसमें उस अधिकारी के हस्ताक्षर जिसने कि ऐसे दंडादेश या आदेश की प्रतिलिपि पर अपना हस्ताक्षर किया है, उसके हस्ताक्षर के द्वारा साबित किया जा सकता है। कह रहा है कि दोष सिद्धि की दशा में जहाँ दोष सिद्धि की गई है, या तो ऐसे प्रमाण पत्र के द्वारा जो जेल के भारसिद्धक अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित है कि हाँ भाई ऐसे व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया है और ऐसे व्यक्ति ने अपना कारावास भुगता है, या दंड या उसका कोई भाग भोगा गया है, या सुपुर्द जिसमें कि दंड या उसका कोई भाग उसके द्वारा भोगा गया है, या सुपुर्दगी के उस वारंट को पेश करके जिसके अधीन दंड भोगा गया था। दूसरा, सुपुर्दगी का वो वारंट पेश करके जिसके अधीन दंड भोगा गया था। ऊपर वाले क्लोज में दोष सिद्धि दोष मुक्ति दोनों के बारे में है, जिसमें पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर की जो प्रतिलिपि प्राप्त हुई है उससे, और दोष सिद्धि के मामले में दो आगे इसमें कि एक तो जेल के भारसाधक अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित कोई वो प्रमाण पत्र मिला है, और दूसरा जहाँ की उसे सुपुर्दगी के उस वारंट को पेश करके जिसमें कि उसने दंड भोगा था, इन दोनों के द्वारा साबित किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इन दशाओं में से प्रत्येक में इस बात के साक्ष्य के साथ कि अभियुक्त वही व्यक्ति है जो ऐसे दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया गया था साबित किया जा सकेगा। साथ में इस बात का साक्ष्य भी दिया जा सकेगा कि अभियुक्त व्यक्ति वही है जिसे दोष सिद्ध किया गया है या दोष मुक्त किया गया है। आगे है सेक्शन 335 CRPC सेक्शन 299, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। तो यदि ये साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख कैसे लिया जाएगा। इससे पहले हम पढ़ के आए थे साक्ष्य का जो है अभियुक्त की उपस्थिति में ही लिया जाना, BNSS 308। ये BNSS 308 का अपवाद है, एक्सेप्शन है, कि यदि ये साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है, उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है,
तो उस अपराध के लिए जिसका परिवाद किया गया है व्यक्ति का विचारण करने के लिए या विचारणा सुपुर्द करने के लिए सक्षम जो न्यायालय है, न्यायालय अभियोजन अधिकारियों की ओर से जो साक्षी पेश किए गए हैं उसकी अभियुक्त की अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है और उसका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है। और ऐसा कोई अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर अपराध के जांच विचारण में जिसका उस पर आरोप है उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है। यदि अभिसाक्षी मर गया, साक्ष्य देने में असमर्थ है, मिल नहीं सकता, उसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना अनुज्ञात नहीं की जा सकती जितने मामले की परिस्थितियों में अनुचित है। तो इसकी फर्स्ट क्लॉज में कहा जा रहा है कि जहाँ की अभियुक्त जो है वो फरार हो गया है और अभियुक्त के तुरंत गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है, तब वह न्यायालय जिसने उसे गिरफ्तार किया था या जिसके समक्ष मामला विचारण में आया है या जिसके समक्ष मामला सुपुर्द हो गया है, कोई भी न्यायालय अभियुक्त की अनुपस्थिति में अभियोजन के जो साक्षी हैं उनके साक्ष्य को लिख सकता है। ठीक है, और ऐसे साक्ष्य को अभियुक्त के विरुद्ध जांच विचारण में या अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। कब ग्रहण किया जा सकता है? जबकि अभिसाक्षी जो है वो मर गया है, मिल नहीं सकता है, या उसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना न्यायालय में की नहीं जा सकती जितने मामले की परिस्थितियों में अनुचित है, या वो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है। इन 4 कारणों पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी साक्ष्य लिया जा सकता है। दूसरा क्लोज बता रहा है कि यदि यह प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। अपराध कौन सा है? मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, और किन व्यक्तियों ने किया है इसका कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। तो उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय निर्देश दे सकता है कि प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट इसकी जांच करें और किन्हीं साक्षियों को जो अपराध के बारे में साक्ष्य दे सकते हैं परीक्षा करें, और ऐसे लिया गया कोई अभिसाक्ष्य जो है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर अपराध का तत्पश्चात अभियोग लगाया गया है साक्ष्य में दिया जा सकेगा यदि अभिसाक्षी मर गया है, साक्ष्य देने में असमर्थ है या भारत की सीमाओं के परे है। जहाँ की कोई अपराध मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय है, अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, वहाँ उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय जो है वो जेएम फर्स्ट को ऐसा निर्देश देगी कि ऐसे अपराध के संबंध में साक्ष्य जांच करें और अपराध के संबंध में जो साक्षी हैं उनके साक्ष्य लें और उनकी परीक्षा करें, और ऐसे व्यक्ति के लिए गए साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पर अभियोग लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है? जबकि ऐसा अभिसाक्षी जो है वो मर गया है या साक्ष्य देने में असमर्थ है, या जब अभियुक्त पकड़ा गया तब वह भारत की सीमाओं से परे हैं, तो भी उसके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया जा सकता है। तो ये थी अपनी सेक्शन 299 BNSS सेक्शन 335। अब जो सेक्शन जुड़ी है 336, ये BNSS के इस चैप्टर में नई जुड़ी है। कतिपय मामलों में लोक सेवक विशेषज्ञ पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। तो जहाँ लोक सेवक वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सीय अधिकारी के द्वारा तैयार किए गए कोई दस्तावेज या रिपोर्ट इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जहाँ की लोक सेवक विशेषज्ञ या पुलिस अधिकारी के द्वारा दी गई कोई दस्तावेज या रिपोर्ट है जिसे कि जांच विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा लोक सेवक विशेषज्ञ या अधिकारी या तो स्थानांतरित हो गया है या सेवानिवृत्त हो जाता है या मर जाता है। ठीक है, सेकेंड क्लोज में है ऐसा लोक सेवक अधिकारी विशेषज्ञ जो है वो पाया नहीं जा सकता या अभिसाक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है। साक्ष्य ले लिया किंतु साक्ष्य के पश्चात ऐसे अधिकारी स्थानांतरित, सेवानिवृत्त या मर गए हैं या पाया नहीं गया या अभिसाक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है। या थर्ड है कि ऐसे लोक सेवक विशेषज्ञ अधिकारी को जो जाँच विचारण अन्य कार्रवाई करने में देरी करते हैं तो उनकी संरक्षा, तो न्यायालय ऐसे दस्तावेज या रिपोर्ट पर अभिसाक्ष्य देने के लिए ऐसे अधिकारी विशेषज्ञ या लोक सेवक के उत्तरजीवी अधिकारी को जो ऐसे अभिसाक्ष्य को उस समय धारण किए हुए थे को सुनिश्चित करेगा। अगर ये पर्सन जो बता रखे हैं इन कारणों से अनुपस्थित है तो इनके उत्तराधिकारी को अभिसाक्ष्य देने के लिए न्यायालय बुला सकेगा। परंतु किसी भी लोक सेवक वैज्ञानिक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक कि ऐसे लोक सेवक वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचारण या अन्य कार्रवाई के पक्षकारों में से किसी के द्वारा विवाद नहीं किया गया। ऐसे अधिकारी को किसी भी साक्ष्य को जब उन्होंने पहले दे दिया है उसके बारे में
उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। कब नहीं बुलाया जाएगा? जब तक कि पक्षकारों में से किसी ने इसके ऊपर कोई विवाद नहीं किया है। पक्षकार अगर इसकी ऑथेंटिसिटी को मानते नहीं हैं, इस पर पक्षकार कोई विवाद करते हैं, तो ही न्यायालय ऐसे अधिकारी को समन अनुज्ञात करेगा बुलाने के लिए। परंतु यह और कि ऐसे उत्तरवर्ती लोक सेवक विशेषज्ञ अधिकारी के अभिसाक्षी को दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अनुज्ञात किया जा सकता है। ऐसा ही आवश्यक नहीं कि ये व्यक्ति सदृश्य न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य दें, इनके उत्तराधिकारी उपस्थित होकर दें। ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी इनके साक्ष्य को न्यायालय अनुज्ञात कर सकता है। तो इस तरीके से अपना चैप्टर 25 जो है वो कंप्लीट हुआ।